हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन 95 के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, हम खास विषय हिंदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसके तहत हम पार्ट 1 पार्ट 2 को बखूबी क्लियर कर चुके हैं। आज जो हमारा विषय होने वाला है वो है पार्ट 3 अर्थात शब्द रचना। मगर शब्द रचना की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन है, जो कि मैं हमेशा करता हूं, कि चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करोगे और सब्सक्राइब करवाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे, मैं शेयर करने बैठ गया तो कहीं ना कहीं आपका टाइम किल होगा। तो उस टाइम को बचाएं और शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं और मैं बेहतरीन वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो चलिए जो आज की खास मुलाकात है, जो आज की खास पेशकश है, उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, शब्द रचना। शब्द रचना को समझने से पहले सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो शब्द का मतलब क्या होता है? वर्णों का सार्थक संघात। क्या? वर्णों का सार्थक संघात। हाँ, वर्णों का सार्थक संघात अर्थात जिसका कोई अर्थ हो। वर्णों का सार्थक संघात को क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। जिसका कोई अर्थ निकलता हो वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। जैसे आपने बोला घर, जैसे आपने बोला पुस्तक, जैसे आपने बोला कलम, तो क्या है? शब्द है, क्योंकि उनका कोई ना कोई अर्थ है। जैसे घर, घर क्या है? जहाँ पे व्यक्ति निवास करता है। कलम क्या है? जिससे व्यक्ति क्या होता है? शिक्षा अर्जित करता है ना। विद्यालय क्या है? जहाँ पे व्यक्ति जाके अपने ज्ञान को बढ़ाता है, तो क्या है? विद्यालय है ना। तो ऐसे शब्द जिनका कोई एक सार्थक अर्थ निकले क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। ठीक है, और अगर सपोज दैट घर का उल्टा कर दीजिए रग, तो क्या शब्द है? क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एक सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज, अब शब्द तो आपने समझ लिया, अब शब्द के कितने रूप होते हैं ये चीज भी आपको जानना जरूरी है। तो शब्द के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं मेरे दोस्त? दो रूप। पहला रूप होता है सार्थक शब्द, और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। शब्द के दो रूप, पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। अब एक एक करके दोनों को समझते हैं। सार्थक शब्द का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे आपने बोला पुस्तक, तो पुस्तक का एक अर्थ है ना। और जैसे आपने बोला विद्यालय, इसका भी कोई एक अर्थ है ना। जैसे आपने बोला निधि, उसका भी एक कोई अर्थ है। उसका मतलब क्या होता है? पैसे होता है ना। तो ये चीज भी आपको समझना है। तो सार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। ठीक, और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं मेरे दोस्त? निरर्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है ना। जैसे आपने बोला राम वाम, रोटी वोटी, है ना। ऐसे शब्द होते हैं ना, लड़की वड़की, तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? निरर्थक शब्द कहलाएंगे। ठीक, अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं और सार्थक शब्द के कुछ रूप समझते हैं, है ना। सार्थक शब्द के कितने प्रकार होते हैं उनको समझते हैं। तो सार्थक शब्द के 4 प्रकार होते हैं। देखो माय डियर फ्रेंड्स, रचना के आधार पर, दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा होता है अर्थ के आधार पर, और चौथा होता है प्रयोग या विकार के आधार पर। ठीक है, तो अगर पेपर में आपसे ये पूछा जाएगा कि सार्थक शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो आप टिक करोगे 4 प्रकार। और आपसे पूछा जाएगा कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो आप टिक करोगे क्या? 2 प्रकार, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, अब सार्थक शब्द को के प्रकार को एक एक करके समझते हैं। सार्थक शब्द पहला है रचना के आधार पर। दोस्तों, रचना के आधार पर सार्थक शब्दों के 4 प्रकार होते हैं, सॉरी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? रूढ़ शब्द। दूसरा होता है योग रूढ़, और तीसरा होता है यौगिक शब्द। अब इनको एक एक करके समझते हैं। ये वही प्रकार है जहां परीक्षा हॉल में बंदे फंसते हैं, लोग गलतियां करते हैं। और सच बता रहा हूं, आपने ये वीडियो अगर देख लिया ना, आपने कहीं से भी पढ़ा हो, और अगर आपने ये वीडियो देख लिया, पूरे के पूरे एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही करने वाले आप ही इंसान होंगे। ठीक है, तो इसको आप समझिए और देखिए। पहला है रूढ़ शब्द। तो रूढ़ का मतलब क्या होता है? रूढ़ का मतलब ये होता है, रूढ़ शब्द का मतलब ये होता है कि ऐसे शब्द जिनका कोई विभाजन न हो सके, जिनका विभाजन न हो सके। जैसे आपने बोला घर, जैसे आपने क्या बोला? घर, तो घर का विभाजन करोगे तो कोई अर्थ निकलेगा क्या? घर बोला आपने, घर,
तो घा अलग और रा अलग, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जिन शब्दों का विभाजन ना हो सके वो क्या कहलाएंगे? आपके रूढ़ शब्द। जैसे आपने बोला पुस्तक, तो पुष्प और तक अलग कर दो तो कोई अर्थ निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो क्या कहलाएंगे? ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाएंगे। रूढ़ शब्द का मतलब ये होता है मेरे दोस्त, जिनका कोई विभाजन ना हो सके, है ना। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। दूसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो कि दो रूढ़ शब्दों से मिलके तो बने होते हैं, दो रूढ़ शब्दों से मिलके तो बने होते हैं, मगर उनका अगर आप अर्थ निकालोगे तो कोई तीसरा अर्थ निकल जाएगा। कोई क्या निकलेगा? तीसरा अर्थ निकल जाएगा। वो क्या कहलाएंगे? आपके योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे गजानन, गजानन का मतलब क्या होता है? गजानन का मतलब होता है भगवान गणपति, है ना। लंबोदर क्या है? जिसका लंबा है उदर। और जैसे आप समझ सकते हो दशानन क्या है? भगवान रावण जी का नाम है ना। तो ऐसे शब्द जो कि दो रूढ़ शब्दों से मिलके तो बने हो मगर उनका अर्थ क्या निकले? तीसरा निकल जाए, है ना। तो ऐसे शब्द क्या होंगे? योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। हाँ, और इनका संधि विच्छेद भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गई बात योग रूढ़ की। तीसरी बात करते हैं अपन यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि दो रूढ़ शब्दों से तो मिलके बने होते हैं, दो रूढ़ शब्दों से मिलके बने होंगे मगर इनका संधि विच्छेद होगा इस बार, है ना। यौगिक शब्द में तो संधि विच्छेद नहीं हुआ था, मगर हाँ यहाँ पे क्या होगा? इनका संधि विच्छेद होगा और इनका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे पुस्तकालय, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, है ना। पुस्तकालय, विद्यालय, तो ये क्या है आइडिया फ्रेंड्स? यौगिक शब्द है। और जैसे ही आपसे पूछा गया लंबोदर किस प्रकार का शब्द है, तो आप क्या टिक करोगे? यौगिक शब्द है। क्यों? क्योंकि दो रूढ़ शब्दों से तो मिलके बना है मगर इसका अर्थ क्या निकल रहा है? तीसरा अर्थ निकल रहा है, तीसरा अर्थ हो रहा है ना। तो ऐसे शब्द क्या लाएंगे? यौगिक शब्द। और योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द कैसे शब्द कहलाते हैं? जो कि दो रूढ़ शब्दों से तो मिलके बने होते हैं मगर उनका अर्थ तीसरा नहीं निकलता और उनका संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं रचना के आधार पर बात क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात करेंगे अपन उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मेरे दोस्त शब्दों के चार प्रकार होते हैं। सबसे पहला तो सवाल पेपर में ये निकल के आएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं, है ना। पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज, है ना। यहां अपन शॉर्ट में इन चीजों को समझेंगे मगर हाँ आने वाले कुछ वीडियोस के बाद तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज पर पर्टिकुलर एक टॉपिक पर वीडियो आएंगे और उन वीडियो को देख लिया ना। सच बता रहा हूं तत्सम के बारे में जितने भी डाउट हैं आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कितने तत्सम तद्भव याद करते बैठोगे? 1000, 2000, 3000। और सपोज दैट पेपर में ऐसा तत्सम तद्भव आ गया जो कि आपने याद ना किया हो, तब तो वहां दिक्कतें होंगी ना। तो मैं ऐसी ट्रिक्स लेके आऊंगा, ऐसी ट्रिक्स लेके आऊंगा। सच बता रहा हूं, अगर वो ट्रिक्स आपने समझ ली और देख ली तो आने वाले एग्जाम हॉल में जो भी सवाल आएगा उस पर आप सही ऑप्शन टिक करके आने वाले हो, ठीक है। तो तत्सम को समझते हैं। तत्सम का मतलब होता है ऐसे शब्द जो कि संस्कृत से निकल के आए। कहां से निकल के आए हैं? संस्कृत से निकल के आए, है ना, या संस्कृत के समान है, उनको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। जैसे हो गया धन हो गया, है ना, राष्ट्र हो गया, है ना, नारी हो गया। तो ये ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द, है ना। आप डाउट करने वाली कोई बात नहीं है, इनके ऊपर एक वीडियो आएगा, छोटे छोटे वीडियो आएंगे और पर्टिकुलर इन टॉपिक पर ही आएंगे। अगर वो वीडियो आपने देख लिया, सच बता रहा हूँ पूरे के पूरा गेम कर दोगे आप। उसके बाद तद्भव शब्द। तद्भव क्या होता है? तद्भव मतलब ये होता है कि जो शब्द संस्कृत से निकल के आए हैं, है ना, संस्कृत से निकल के आए हैं और उनका बिगड़ा रूप है ना, बिगड़ा रूप, उनका रूप बिगड़ गया है और वो तत्सम के रूप में प्रयुक्त होने लगे। जैसे आप खेत को ले लो, है ना, खेत को पहले के जमाने में क्या बोलते थे? क्षेत्र बोलते थे, है ना। खीर, अभी खीर बोलते हैं जिसको, उसको पहले क्या बोलते थे? शीर बोलते थे, है ना। उसके बाद जैसे अभी कुत्ता है, कुत्ता, अगर आप गांव में भी जाओगे तो अभी क्या बोलते हैं? कुकुर, कुकुर, ऐसे ही शब्द प्रयोग करते हैं ना। तो ऐसे शब्द जो कि संस्कृत से निकल के आए हैं मगर वो बिगड़ गए हैं, क्या हुए हैं? वो बिगड़ गए हैं और प्रयोग होने लगे हैं।
वो क्या कहलाएंगे आपके तद्भव शब्द। आशा करता हूं ये तद्भव शब्द भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देशज शब्द। देशज शब्द ऐसे शब्द हैं जो कि हिंदी में आए हैं मगर गांव की सीमा से उठ के आए हैं। हिंदी में तो मिल गए हैं, हिंदी भाषा में तो मिल गए हैं, मगर गांव की सीमा से, गांव की बाउंड्री से उठ के आए हैं। जैसे आपने सुना होगा लोटिया, टठिया, है ना, टठिया। जैसे आप अगर आप सिटी से बिलोंग करते हो तो पन्नी बोलते हैं, पॉलिथीन बोलते हैं, हमारे गांव में तो झिल्ले बोलते हैं उसको भाई साहब, है ना। और उसके बाद जैसे आपने किसी लेडीज को देखा होगा तो उस लेडीज को क्या बोलते हैं, हमारे गांव में तो मेहरिया बोलते हैं, और जो पुरुष होते हैं उनको मिनसारू या मिनसरुआ इस टाइप का वर्ड यूज करते हैं, है ना। तो अगर ऐसे वर्ड आपको दिखे तो वो क्या कहलाएंगे आपके देशज वर्ड, है ना। अगर पेपर में आपके सवाल आएगा कि टटिया किस टाइप का वर्ड है तो आप क्या टिक करोगे, देशज शब्द। क्यों? क्योंकि वो गांव की सीमा से उठ के आए हैं, है ना। तो ऐसे शब्द जो कि गांव की सीमा से उठ के आए हैं वो क्या कहलाएंगे आपके देशज शब्द, ठीक है। उसके बाद विदेशज शब्द। विदेशज शब्द ऐसे शब्द जो कि शहर से निकल के आए, है ना। जैसे आपसे मैंने पूछा भैया भाई साहब टाइम क्या हो गया, है ना, तो टाइम क्या है, एक बाहर का शब्द है ना। तो ऐसे शब्द होते हैं विदेशज शब्द जो कि मतलब बाहर से निकल के आए हैं और उनका प्रयोग आज हम हिंदी में कर रहे हैं, है ना। जैसे कुछ भी बोलते समय बीच में इंग्लिश का प्रयोग कर देते हैं ना, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं आपके विदेशज शब्द, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर बात हो गई है अपनी। तीसरा है अर्थ के आधार पर। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं तो सबसे पहले तो आप टिक करोगे 4 भेद। अब कौन कौन से होते हैं वो मैं पहले लिख देता हूं। पहला होता है पर्यायवाची शब्द, दूसरा होता है विलोम, तीसरा होता है समोच्चारित शब्द और चौथे होते हैं अनेकार्थी शब्द। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं तो आप टिक करोगे 4। पहला होता है पर्यायवाची, दूसरा होता है विलोम शब्द, तीसरा होता है समोच्चारित शब्द और चौथे होते हैं अनेकार्थी शब्द। एक एक करके सबको समझते हैं। पर्यायवाची, अब फिर आपको एक डाउट आ रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा पढ़ा के आप आगे निकल रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं इस पर पर्टिकुलर एक वीडियो लेके आऊंगा और अगर आपने वो वीडियो देख लिए ना, जितने भी पर्यायवाची आज तक बने हैं सब पे आप बढ़िया कमांड होने वाली है आपकी, ठीक है। तो पर्यायवाची को समझते हैं। पर्यायवाची अर्थात जिन शब्दों का एक शब्द है और एक शब्द के बहुत सारे अन्य नाम है वो क्या कहलाएगा आपके पर्यायवाची हो गए। जैसे आप पानी को उठा लो, है ना, पानी, तो पानी के और क्या क्या अन्य रूप होते हैं, जैसे जल होता है, नीर होता है ना, तो क्या कहलाएंगे आपके पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब ये होता है कि ऐसे शब्द जिनके एक ही नाम के अन्य बहुत सारे नाम हो वो क्या कहलाएंगे आपके पर्यायवाची शब्द, ठीक है। दूसरा है विलोम शब्द। विलोम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे दिन रात, है ना, दिन रात, ठीक है, महिला पुरुष, है ना, तो ये ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे आपके विलोम शब्द कहलाएंगे, ठीक। तीसरा है समोच्चारित शब्द। ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ हो, एक ही अर्थ निकले, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे समोच्चारित शब्द कहलाएंगे। जैसे इसको मैं लिख के दिखाऊंगा, जैसे अंश। अंश का मतलब होता है, एक अंश का मतलब होता है भाग, और एक अंश और यूज होता है जो कि उसका मीनिंग होता है कंधा, है ना। दोनों वर्ड सेम ही लग रहे हैं मगर क्या हुआ है, अलग अलग डिफरेंट मीनिंग निकल रहा है ना। तो जब एक ही जैसे नाम के अलग अलग अर्थ निकले वो क्या कहलाएंगे आपके समोच्चारित शब्द कहलाएंगे। अनेकार्थी का मतलब होता है ऐसे शब्द एक रहेगा मगर उसके अर्थ क्या होंगे, डिफरेंट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, है ना। उनके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे द्विज, एग्जांपल दे रहा हूं मैं एक। द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है और पक्षी भी होता है, अंडज भी होता है ना। तो ऐसे शब्द जिनके एक ही शब्द का अनेक अर्थ निकल जाए वो क्या कहलाएंगे आपके अनेकार्थी शब्द, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर ये बात हो गई। और लास्ट बात अपनी प्रयोग या विकार के आधार पर।
अगर प्रयोग या विकार के आधार पर बात की जाएगी तो प्रयोग या विकार के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। है ना। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं तो आप टिक करोगे क्या? 2। ठीक है। अब प्रयोग के आधार पर शब्दों का जो पहला रूप है अर्थात विकारी रूप है उसको समझते हैं। विकारी का मतलब यह होता है कि प्रयोग के आधार पर उस शब्द का अर्थ क्या हो जाए? ना बदले, है ना, ना बदले, सॉरी बदल जाए, है ना। प्रयोग के आधार पर शब्दों का अर्थ क्या हो जाए? बदल जाए। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? आपके विकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों का अर्थ क्या हो जाए? बदल जाए, तो क्या शब्द कहलाएंगे? आपके विकारी शब्द। जैसे माता पिता, भाई बहन, है ना। तो इन शब्दों का क्या होगा? प्रयोग जैसे ही करोगे आप तो अर्थ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? आपके विकारी शब्द। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का मतलब ये होता है कि ऐसे शब्द इनका प्रयोग के आधार पर अर्थ ना बदले, है ना। क्या? अर्थ ना बदले। हाँ मेरे दोस्त, अर्थ ना बदले, है ना। अर्थ नहीं बदलेगा तो क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द। जैसे हे, हो, अरे, लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, याद आया ना? हाँ वही वाले। तो हे, हो, अरे, लेकिन, किंतु, है ना, परंतु, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द। तो ये हुई बात अपनी शब्द रचना की, है ना। यहाँ से ये चैप्टर क्लोज होता है। अगले आने वाले कुछ वीडियोस में मैं वाक्य रचना के बारे में चर्चा करूंगा और तकरीबन 20 से 25 वीडियो लगने वाले हैं, 25 से 30 वीडियो लगने वाले हैं। उसमें अपन पूरी हिंदी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। तो इसी तरह मेरा साथ दीजिए और मैं वीडियो बनाता रहूंगा। आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।